आज का टॉपिक जिनको नहीं पता, यानी कि सबको पता है, कोई हैंड्रेज नहीं हो रहा। चलिए ठीक है। तो जो टॉपिक है उसके अंदर जिस हार्मोन की बात हुई है, उस हार्मोन का नाम किस किस ने नहीं सुना हुआ है? थोड़ा सा बातचीत करते रहेंगे तो मेरे को बात करने का मजा आएगा, अदरवाइज तो फिर वन वे लेक्चर हो जाएगा। एंटी एजिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, है ना? इसका नाम किस किस ने नहीं सुना हुआ है या सुना हुआ है? जो भी बताना चाहें, क्या है ये हार्मोन? मुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? लगता है मेरी आवाज ही नहीं आ रही किसी को, क्या? यस आ सर, रही है सर, बिल्कुल आ रही है। क्लियर। चलिए, तो कौन बताना चाहेंगे या बिल्कुल भी नहीं बात करना चाहेंगे आज? भाई, सर या तो एक पता बार है या नहीं पता है, तो कम से कम बताएं ये तो, कि ये हाँ मुझे पता है या मुझे नहीं पता है। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास में है। तिलक गुड सर कौन से इवनिंग हार्मोन के लिए फ्रेंड्स। पूछ रहे थे आप? जी, मैंने ही पूछा था आज जो हमारा टॉपिक है। सर विवेक जी के गुड इवनिंग है सर, वेरी गुड इवनिंग टू यू टू ऑल्सो, सभी को बहुत एक बार फिर से नमस्कार। सो चैट के अंदर रिप्लाई आया है, सर प्लीज बताओ मुझे नहीं पता है। यस, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में जिनको नहीं पता है, में कोई हैंड्रेज नहीं हो रहा, तो ये क्या ये मानो सबको पता है? एक खाली चैट में आया है, अभी कुछ और भी आया है। कौन हमेशा जवान बने रहना चाहता है ऐसा कोई फॉर्मूला कि हम, है ना, जवान, यूथफुलनेस का नाम आते ही एक अजीब सा एहसास, खुद अच्छा सा एहसास नहीं होता है कि हम सभी को? सो वो जो एहसास है वो कहाँ से आता है, क्यों आता है, और उसके क्या फायदे हैं, क्या हो रहा है बॉडी के अंदर? तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी हम यूथफुलनेस वाली स्टेज से निकल रहे हैं, शायद एजिंग वाली स्टेज की तरफ जा रहे हैं। सो बॉडी को भगवान ने, ये हमारे शरीर के अंदर दुनिया भर के अमृत कलश दिए हुए हैं। उनमें से एक कलश की आज मैं बात करूंगा, और उस कलश से छूटने फूटने वाले फव्वारों को हम जाने अनजाने कई बार रोक देते हैं, या फिर हम उनका उपयोग करना नहीं जानते। कई बार हम बॉडी के उन कलश को भूलकर और मार्केट की टेबलेट्स के सहारे उन अमृत को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो भगवान ने हमारे को ऑलरेडी दे रखे होते हैं। तो ये जो आज जिस हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही पता लग रहा है आदमी के अंदर जो ग्रोथ, ग्रोथ बाय डिफॉल्ट नेचर ने हमारे को ग्रोथ के लिए ही बनाया है ना? नेचर, नेचर में सब जगह ग्रोथ है, और जब भी कभी ग्रोथ रुकती है तो फिर ऑटोमेटिकली ग्रोथ का उल्टा विनाश या नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप यूथफुलनेस नहीं रख पा रहे हैं अपनी मेंटेन, तो निश्चित रूप से फिर अपन बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और हमारी यूथफुलनेस नष्ट हो रही है। सो कैसे हम नेचुरली अपनी यूथफुलनेस को सपोर्ट करें, कैसे हम अपने आप को सदा जमा रख सके, हमारी स्किन ग्लो करती रहे, हमारे स्मार्टनेस, हमारी अलर्टनेस, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, सब कुछ एकदम परफेक्टली चलता रहे, हमारी मेमोरी। तो ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उसी हार्मोन की मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन पैरेलली ये हार्मोन जो है बॉडीली ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कई बार खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे कि बच्चों की बढ़वार रुक जाने के बाद इस हार्मोन के सहारे उनको एक आर्टिफिशियल ग्रोथ देने की कोशिश की जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ग्रोथ का सिस्टम बना हुआ है, खासतौर से हड्डियों का सिस्टम जो बना हुआ है ग्रो होने का, एक सर्टेन विंडो बॉडी की होती है। वो विंडो अगर क्लोज हो गई तो फिर हार्मोन्स, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, उसका यूज होना बॉडी के अंदर या बनना रुक गया। इसी वजह से हमारी हड्डियों की ग्रोथ अर्ली एज में भी रुक सकती है। एंड अब कोशिश क्या की जाती है कि जिस तरह से हम इंसुलिन बाहर से लेते हैं, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बाहर से देने की कोशिश होती है। नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे बड़ी हैवी परसेंटेज जो यूरोपियन कंट्रीज की है, वो लगभग 10-11 साल की उम्र के अंदर ही बच्चों को, और भी दूसरे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देना, बाहर से देना शुरू कर देते हैं। और नतीजा क्या निकलता है कि जो नेचुरल विंडो थी ग्रोथ की, वो तो रुक जाती है, और
खासतौर से हड्डियों की बात करें तो कुछ वो हड्डियां जो एक नॉर्मल ग्रोथ के बाद रुक जानी चाहिए, जैसे हमारी जबड़े हैं, आईब्रोज की हड्डी है ना, कानों की हड्डियां हैं। तो ये सब अगर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेते हैं तो और ज्यादा कुछ एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू होती है, और नतीजा ये निकलता है कि एक बदसूरत सा चेहरा सामने निकल के आने लगता है, अजीबोगरीब सी शक्ल बनने लगती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आता है। तो क्यों नहीं हम जाने कि बाहर से नहीं, हम अपने अंदर से ही जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसको कैसे इंटैक्ट रखें, कैसे ग्रोइंग स्टेज में इस उसका स्पाइक बॉडी के अंदर लगातार लगातार चलता रहे, तो उसकी थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं। तो कुछ बेसिक बातें पहले हम समझने की कोशिश करें। इंसुलिन हम सबको पता है क्या होता है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये दोनों हमेशा एडवर्सली चलेंगे। अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर बढ़ता रहेगा या लेवल हाई रहेगा, तो फिर हमेशा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल नीचा ही रहेगा। तो पहली जरूरत हमको, अगर युवा बनाए रहना है, तो अभी आजकल हम लिव 360 में भी बराबर जान रहे हैं इस बात को कि इंसुलिन को कंट्रोल रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सदा जवा रहना है तो इंसुलिन का एक जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर, वो बिल्कुल लिमिट के अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है जो कि अगर आवश्यकता के अनुसार हम अपनी बॉडी को बनाने की बजाय बाहर से सपोर्ट किसी चीज का प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर बॉडी भी इस मामले में आलसी होने लग जाएगी, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या कोई भी चीज जो हम बाहर से सप्लाई करे जा रहे हैं लगातार, उसका प्रोडक्शन करने के अंदर बॉडी खुद आलसी हो जाएगी। एक नेगेटिव इम्पैक्ट चालू हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक चालू हो जाएगी बॉडी को कि इसकी जरूरत बनाने की नहीं है। एंड नतीजा, खासतौर से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का अगर प्रोडक्शन रुक जाता है बॉडी के अंदर, तो एक टेस्टिज एट्रोफी होती है, जिसके अंदर टेस्टिज का साइज छोटा ही रह जाता है या सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से एक अडल्ट एज के अंदर आकर इनफर्टिलिटी का इशू भी फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली नहीं अपने अंदर स्पाइक होने देते हैं या प्रोड्यूस होने देते हैं, तो प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं इस हार्मोन का बेनिफिट्स या इसके यूज क्या है बॉडी के अंदर, क्या फायदे हैं जिसकी वजह से ये हार्मोन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, और उसको बहुत सारे एथलेटिक्स और परफॉर्मर्स ये बाहर से क्यों मतलब अपने आप को आउट परफॉर्म शो करने के लिए, आउट परफॉर्म परफॉर्मेंस एकदम, हाँ, मतलब एबनॉर्मल परफॉर्मेंस देने के लिए, हाईली रिच परफॉर्मेंस देने के लिए इसका बाहर से भी यूज करते हैं। तो कभी कभार की बात तो फिर भी चलो एक टॉलरेटेबल होती है, लेकिन अगर रेगुलर होता है तो फिर क्या नुकसान होते हैं उसकी हमने बात की। पर अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर रेगुलरली ये प्रोड्यूस हो रहा है, एक अच्छे से लेवल के अंदर मेंटेन हो रहा है, तो फिर क्या फायदे हो सकते हैं या जरूरत क्या है। दोनों एक ही बात हुई यहाँ पर इस साइंस के अंदर। तो जरूरत ये है कि हमारी, हमें पता है बॉडी के अंदर हर पल सेल्स को बनना है, मरना है, बनना है, मरना है, फ्लेक्स रिपेयरिंग होना है, ये सारा प्रोसेस जो चलता रहता है। अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की एब्सेंस हो जाए, तो फिर ये प्रोसेस रुकने लगता है ना। सेल्स मर रहे हैं तो जैसा कि नाम से ही पता है, ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है वापस उनको बनने के लिए या रिपेयर होने के लिए। तो पहला जो इसका काम अगर हमको लगता है या फायदा जो लगता है कि हमारे सेल्स का प्रोडक्शन और रिपेयरिंग मेंटेनेंस सिस्टम सब लगातार लगातार एक बढ़िया तरीके से चलता रहे, तो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको अब मैं शॉर्ट के अंदर आपके साथ बोलूंगा एच जी एच का लेवल सही बना रहे। मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस का एक और नाम होता है, हमको पता है, लिपोलाइसिस। तो लिपोलाइसिस जो है बेसिकली फैट को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है बॉडी का, जो भी अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर नहीं होता है तो फिर उल्टा होने लगता है या खत्म होने लग जाता है। तो फैट डिपॉजिट बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो फैट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमको पता है इंसुलिन अगर ज्यादा होगा तो फैट उल्टा डिपॉजिट होगी। अब अगर फैट को बॉडी के अंदर यूज करने की जरूरत है, तो फिर हमारे को इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एच का अच्छा लेवल रिक्वायर्ड होता है। तो इस बात से अपना आप ये भी सिद्ध हो जाता है कि अगर हमारे को स्लिम ट्रिम रहना है तो फिर वापस एच की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, अदरवाइज हम ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारी मसल्स बर्न या जो ब्रेक होती हैं, ऐसे में भी अगर मसल्स ही ब्रेक होती रहेंगी और फैट बर्न नहीं होगी, तो फिर अगेन एक मुसीबत खड़ी होने वाली है। तो इस स्थिति में हमारी मसल्स को स्पेयर रखते हुए फैट को बर्न कैसे हम कर सकें, इसके लिए वापस हमारे को इस हार्मोन की जरूरत होती है। मूड, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सब बातें जो मैंने करी, ये हमेशा अगर एच डिक्लाइन होता है तो प्रॉब्लम में आ जाती हैं।
लिबिडो भी इसकी वजह से डिक्रीज होने लग जाती है अगर लेवल सही नहीं रहते हैं तो। एजिंग बहुत फास्टली होने लगती है। और सिनेप्सिस ऑफ न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो कुछ न्यूरो जैसे हम कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं या कुछ सोचते हैं तो हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स जो फायर करते हैं और वो आपस में जहाँ जाके मिलते हैं उस पॉइंट को हम या उस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस कहते हैं। और वो सिनेप्सिस भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा अगर एचजीएच का लेवल अच्छा नहीं होता है तो। और जितना ज्यादा एचजीएच का लेवल होता है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी अच्छे से प्रोड्यूस भी होते हैं साथ ही साथ। तो ये सारा जरूरत हमारे एचजीएच की हमें लगती है। लेकिन साथ ही जो बात जहाँ से हमने शुरू कर दी कि सदा जवां रहना या एक लंबे समय तक अपने आप को युवा रख पाना भी या एक लंबी उम्र इटसेल्फ को पाना भी इसी हार्मोन की बदौलत संभव हो पाता है। तो इतने सारे फायदों की बात तो हमको समझ में आ रही है लेकिन अब थोड़ा सा मैं अभी तक की बातचीत से ये जानना चाहूंगा कि इतने सारे फायदे आपको और भी बहुत सारी चीजों से सुने होंगे कि प्रोटीन खाने से सेल्स बनते हैं ग्रोथ होती है। तो फिर एचजीएच का बीच में फिर क्या मामला आ गया ये क्या चीज है या इसका क्या डिफरेंट रोल है उसको जानना चाहेंगे क्या? या कुछ आपके माइंड में डाउट या कंफ्यूजन आ रहा है तो उसको भी एक बार मैं एड्रेस करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। नीता जी ने यस लिखा। कोई डाउट या कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो जरूर बात कर सकते हैं। सर ये एचजीए जो आप बता रहे हैं, जी बस उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। आपने कहा कि अगर जाना चाहते हो तो यस, ठीक है, तो यस लीजिए सर। जी 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 जी। क्या जानना चाहते हैं? मैं एचजीएच के बारे में जानना चाह रही हूँ सर। ये क्या, आप उसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म, और क्या मतलब? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, ओके, सॉरी, सो सॉरी। ठीक है सर, थैंक यू सो कोई मच। नहीं आपने आप शायद लेट ज्वाइन किया होगा तो शुरू में मैंने नहीं, बहुत मैं देर भी तो समझ नहीं आगे। पाई। थैंक यू सर। जी चलिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की हम अभी बात कर रहे हैं। और नेचुरली अब हमने देखा कि इतनी रिक्वायरमेंट है तो फिर नेचुरली हम अपनी बॉडी के अंदर इसको कैसे मेंटेन करें या कैसे एक अच्छा सा लेवल इसका अचीव रखें अपनी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसा कि अभी हमने बात की इंसुलिन और इसका दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। तो इंसुलिन का लेवल जितना नीचा रख पाएंगे हम उतना ही हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अच्छे से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा लेवल अच्छा सा रहेगा यूज होगा सारे बेनिफिट्स हमको इसके मिल पाएंगे। और खास तौर से अगर मैं बात करूं इंसुलिन को कंट्रोल में रखने की तो फास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हमारे यहाँ महीने में एक बार दो बार फास्ट करने का वीकली फास्ट करने का जो प्रचलन है या जैनीज के अंदर जो शाम के बाद में नहीं खाने का प्रचलन है या आजकल हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बातें बहुत सुनते हैं। इन सब के पीछे मामला क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि इंसुलिन के लेवल को मिनिमाइज रख सके हम। तो जब इंसुलिन का लेवल मिनिमाइज रहेगा तो जैसा कि हमने शुरू में ही बात करी एचजीएच का लेवल हमेशा अच्छा रहेगा हाई रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ेगा एचजीएच भी आपका डाउन ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो इंसुलिन को तो कंट्रोल रखना ही है लेकिन कई बार गलती ये भी होती है कि इंसुलिन के ऊपर तो काम नहीं हो रहा होता है और जब ग्रोथ के ऊपर या जो मैंने अभी बातें की मेमोरी की फोकस की कंसंट्रेशन की इन सब की प्रॉब्लम आती है तो कई बार मेडिसिन के तौर पे एचजीएच डायरेक्ट ही बॉडी को दिया जाना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में जब इंसुलिन बढ़ा हुआ है और एचजीएच के लेवल भी आप हाई करने की कोशिश करते हैं बॉडी के अंदर तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। अब यहाँ पर सारा प्रोसेस गड़बड़ा जाता है और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की शुरुआत एक इस छोटी सी गलती से भी हो सकती है बॉडी के अंदर। तो जो फर्स्ट बात हमने की फास्टिंग के साथ में हम अपने एचजीएच को हाई रख सकते हैं और फास्टिंग के बहुत सारे फायदे जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। आपको एकदम से अपना शरीर हल्का कई बार लगता है ना फास्टिंग करें तो कमजोरी हो जाएगी सुस्ती हो जाएगी या हिम्मत ताकत कहाँ से आएगी लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए इस प्रॉब्लम को फेस करें। अदरवाइज आपको एकदम शरीर हल्का फुल्का लगेगा बॉडी में अगर किसी तरह के पेन्स हैं तो अपना आप ही रिमूव होने लगेंगे। और एक अच्छा सा इस मतलब उत्साह और क्या बोलेंगे कि हल्का फुल्कापन और उड़ता हुआ सा आपको लगेगा कि शरीर मेरा कितना बिल्कुल एकदम से न जाने मैं क्या क्या नहीं कर सकता ऐसा कुछ फील आएगा। और दूसरा जो तरीका है फास्टिंग के जस्ट अपोजिट एक्स इंटेंसिव वर्कआउट का। नॉर्मली हम क्या देखते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वॉकिंग करना है वॉक करना है तो कम से कम 40 मिनट 50 मिनट का वॉक करिए। क्योंकि फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर तो आपको बॉडी को सिर्फ एक तरह से वार्म अप आपने किया
और उसी समय आपने वॉक रोक दिया, तो एचजीएच का जो प्रोसेस शुरू होने मिलने का था हमारे को एचजीएच का, वो प्रोसेस तो शुरू ही नहीं हुआ। एचजीएच जब तब मिलता है जब हमारी बॉडी को हम कोई चैलेंज देते हैं, है ना। वर्कआउट जब करते हैं जिम्स के अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ साइकिल, कुछ रिपीटेशन जब हमारा शरीर बिल्कुल जवाब दे देता है उसके बावजूद करने होते हैं। तो जब आप बॉडी को कुछ चैलेंजेस देते हैं तो बॉडी चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और खुशी खुशी आपको एचजीएच प्रोवाइड करती है, जिसकी बदौलत फिर आप अपने आप को और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ सब कुछ इंक्रीज होती चली जाती है। फास्टिंग वैसे मैं अगर बताऊं तो आपको ये अकेला वो चीज है जो 24 घंटे की फास्टिंग से आपका एचजीएच को 2000% बढ़ा देता है। और अगर आप इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं तो अगेन 700% एक्स्ट्रा एचजीएच आप ले सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल आप हाई कर सकते हैं। थर्ड चीज जो है वो गुड स्लीप, अच्छी नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो 85% एचजीएच का प्रोडक्शन होता है वो जब हम गहरी नींद के अंदर होते हैं, साउंड स्लीप के अंदर होते हैं, डीप स्लीप के अंदर होते हैं, तभी प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है। और हम सबको पता है कि डीप स्लीप के लिए हमको क्या चाहिए, एनीवन, क्या चाहिए होता है गहरी नींद के लिए? गहरी नींद के लिए हमारे को क्या चाहिए? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन। यस, मेलेटोनिन जो हमको चाहिए होता है, और मेलेटोनिन अच्छा सा मिले इसके लिए क्या करना होता है? मेडिटेशन कर सकते हैं। मेलाटोनिन का संबंध मेडिटेशन से नहीं, ओके, मेलाटोनिन का संबंध ज्यादातर लाइट से है ना। जितनी शाम होते होते प्रकृति ने अंधेरे का जो प्रावधान किया है ताकि हम अच्छी सी नींद की आगोश में जा सके, सो सके, उसके लिए जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है मेलाटोनिन के लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज होते चले जाते हैं। और वो जो मेलाटोनिन अच्छा सा जब प्रोड्यूस होता है तो एक अच्छी सी नींद आती है, और फिर अच्छी सी नींद के अंदर आपको अच्छा सा एचजीएच का प्रोडक्शन मिलता है। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि अगर हम इंसुलिन रिडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी सी स्लीप ले रहे हैं, तो क्या और भी कोई बात है जिससे कि हम एचजीएच को हाई कर सकते हैं? बहुत एक छोटी सी बात बताऊंगा। आप इंसुलिन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सारा खेल हम देख रहे हैं इंसुलिन, चाहे हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो एक नतीजा ये भी होता है कि इंसुलिन का अधिकतम आप यूटिलाइजेशन बॉडी को करवा पाते हैं। तो या जो हमने अभी लाइपोलिसिस की बात की, फैट को बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करने के, वो सब करवा पाते हैं। तो उन सब के लिए एक बहुत, क्यों नहीं हम इंसुलिन को पहले से ही कंट्रोल में रखें, प्रोडक्शन ही उसका कम से कम हो, उसकी बात कर लें। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूंगा जो आजकल हम अपने अगेन लिव 360 में सीख भी रहे हैं, कि जितना ज्यादा छोटे छोटे बाइट और लंबे समय तक आप उनको चबाएंगे, उतना ही ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कंट्रोल्ड वे में चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप फटाफट फटाफट खा रहे हैं या अपना पेट भरे चले जा रहे हैं, तो बॉडी को समझ ही नहीं आ पाता कि कितना इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है। और इंसुलिन का एक जो प्रोडक्शन है लगातार लगातार मतलब बेमतलब ही बढ़ता चला जाता है, जबकि आप अगर उसको चबा के अच्छे से खा रहे हैं तो उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तीसरी जो चीज अगली जो चीज है अगर मैं उसकी बात करूं तो कॉर्टिसोल लेवल भी अगेन जस्ट लाइक इंसुलिन की तरह से ही काम करते हैं बॉडी के अंदर। अगर इंसुलिन हाई है तो एचजीएच लो होगा, और अगर कॉर्टिसोल हाई है तो अगेन आपका जो एचजीएच है वो लो रहेगा। और पैरेलली यहाँ पर इतना ही नहीं, कॉर्टिसोल को हमको पता ही कि कॉर्टिसोल लेवल जब हाई होते हैं तो उस समय हमारे डोज केमिकल्स या हार्मोन सारे यूज नहीं हो पाते, प्रोड्यूस नहीं हो पाते। तो एक एक दुष्चक्र सा बॉडी के अंदर ना चले, इसके लिए एक छोटा सा शुरुआत अगर हम करते हैं अपने इंसुलिन के ऊपर और कॉर्टिसोल के ऊपर काम करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एक और जो ब्रेक इसका यूज करने का बढ़िया सा तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो शायद आप स्ट्राइक मतलब एकदम हो सकता है मेरे ऊपर करे कि ये क्या है। अभी तक तो आप बता रहे थे कि नाश्ता राजा महाराजाओं की तरह से करना चाहिए, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि नाश्ता जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर हमको एचजीएच को अच्छे से यूज करना है तो जो हम इंटरमीडिएट फास्टिंग में फॉर्मूला अपनाते हैं, जस्ट कुछ उस तरह का फॉर्मूला अपने को अपनाना है, और नाश्ते को थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए पोस्टपोन करना है या कुछ लेट कर देना, डिलेट कर देना। और खास तौर से अगर वैसा भी संभव नहीं है तो फिर हम उसके अंदर कम से कम लो ग्लिसमिक चीजें लेवें, ताकि उस समय इंसुलिन का लेवल, क्योंकि इंसुलिन की एब्सेंस में ही एचजीएच का यूज होता है बॉडी के अंदर। और रात भर जो 85% आपका एचजीएच प्रोड्यूस हुआ, सवेरे सवेरे आपने अच्छा सा नाश्ता किया दबा के,
तो और वो भी आपने हाई ग्लाइसेमिक फूड, तो फिर हुआ क्या, इंसुलिन बहुत तेजी से रिलीज हुआ बॉडी के अंदर बना, और एचजीएच का आपस में मैंने बता ही दिया 36 का आंकड़ा है। तो फिर एचजीएच बॉडी के अंदर यूज नहीं हो पाता, हालांकि प्रोड्यूस हुआ पर यूज उसका नहीं हो पाता है। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन तेजी से घटने की जो बात हम जानते हैं, वो इसके पीछे की जो साइंस है वो यही है। अगली बात जो हमको ध्यान रखने की है, नो बेड टाइम फूड, है ना। रात के समय जितना जल्दी से जल्दी हम शाम का खाना खा लें उतना ही जरूरी अच्छा है। और अगर अवॉइड कर सकते हैं, जैसा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम करते हैं, 5 या 6 बजे के बाद में नहीं खाते हैं, तो वो और भी ज्यादा यूजफुल होता है। और एक छोटी सी चीज, लाफ्टर। हम सबको पता है जब हम हंसते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और एक बूंद एंडोर्फिन की भी इतनी जबरदस्त पेन किलर होती है जितनी मार्केट में मिलने वाली किसी भी पेन किलर की पावर नहीं होती। तो अगर हम लाफ्टर को अपनी एक रेगुलर प्रैक्टिस बना पाते हैं, लाफ्टर अपने जीवन का, खुल के हंसना, ठाके मार के हंसने को असभ्यता की कैटेगरी से निकाल कर, ठीक है मौका और स्थिति के अनुसार सब ध्यान रखना होता है, लेकिन खुल के हंसना सीख जाए तो भी हम अपने एचजीएस को एक अच्छे से मेंटेन करने की स्थिति रख सकते हैं बॉडी के अंदर। और बेली फैट के ऊपर अगर हम कंट्रोल रख पाते हैं तो अगेन ये भी एक बहुत ज्यादा यूजफुल चीज रहेगी। इसके बाद में अगर दवाइयों की नौबत आती भी है तो कम से कम हम डायरेक्ट एचजीएस लेने की बजाय आर्गिनिन की डोज ले सकते हैं, रिकमेंडेड डोज ले सकते हैं, वो भी मेडिकल सुपरविजन के अंदर। आर्गिनिन बेसिकली वो केमिकल है जो बॉडी के अंदर जाकर हमारे को नॉर्मली प्रिस्क्राइब किसके लिए करा जाता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। माइग्रेन के अंदर या फिर जो बहुत ज्यादा हेवीली इन्फ्लेमेटेड बॉडीज होती हैं उनके लिए उसको यूज किया जाता है। और ये जब बॉडी में जाता है तो बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। ये क्या बला है इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो आर्गिनिन है ये अपने आप में हमारे को एचजीएच की ग्रोथ को एकदम से एक्सेलरेट करने के अंदर हेल्प करता है। अब अगर मैं बात करूं फूड के जरिए हम फिर कैसे आर्गिनिन ले ले डायरेक्ट टेबलेट की बजाय, तो थोड़ा सा यहाँ पर वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मीट, रेड मीट, चिकन और खासतौर से टर्की, ये सब वो मीट हैं जो बॉडी को डायरेक्ट आर्गिनिन प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प करती है। फिश की बात करें तो सलमन फिश, और नट एंड सीड की बात करें तो बादाम है, काजू है, पंपकिन सीड है, ये सारी चीजें जो है ये अगेन अगेन हमारे को आर्गिनिन देते हैं, जिससे कि एचसीएच का लेवल इंक्रीज होता है। लेग्यूम्स में सोया, मटर, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं। साबुत अनाज, है ना, डेयरी के अंदर मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, ये सब हेल्प करते हैं। सब्जियों के अंदर ब्रोकली है और लहसुन है, प्याज है, ये सब चीजें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। सोया स्प्राउट है, पालक है, तो इन सब के जरिए भी हम अपने आर्गन के लेवल को अच्छा रख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली मैं बात करूं कि अगर यदि हम अपने आप को खुश रख पाते हैं, खुश रखते हैं, तो फिर हम अपने आप को ऑटोमेटिकली यंग रख पाते हैं, एनर्जेटिक रख पाते हैं, क्योंकि अगेन खुश रहने से भी आर्गिनिन का फायदा बॉडी को मिलता है। और जैसा कि हमने बात कर ही चुके हैं मेलाटोनिन की, तो मेलाटोनिन जो पीनियल ग्लैंड से हमको मिलता है, स्लीप केमिकल एक तरह का ये, और साथ ही साथ ये स्पिरिचुअल केमिकल भी है, तो इसका डबल इम्पोर्टेंस है। और हम इसके लेवल को अगर अपने बॉडी के अंदर एक अच्छे से तरीके से मेंटेन कर पाते हैं तो हम अपने एचजीएच को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। सो एचजीएच की इम्पोर्टेंस और कमी होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से हम बॉडी के अंदर इसके लेवल को अच्छे से रख पाएंगे, उन सब की थोड़ी सी बातचीत मैंने आपके साथ में की, और अच्छा लगा बात करके। शायद बहुत सारे लोगों को एचजीएच के बारे में पता ना हो, तो उनको अगर कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो अगर हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मोहन जी। मोहन जी लगता है कहीं व्यस्त हो गए हैं। तो तिलक जी थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, है ना। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचजीएच नाम भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना था, और अपन सब लोग हेल्थ कोचेज हैं, तो सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। सुप्रिया जी ने भी बोला है कि इसकी रिकॉर्डिंग डालें, तो रिकॉर्डिंग हो रही है और सब रिकॉर्डिंग डाली जाएगी। तो मैं सभी प्रतिभागियों से कहूंगा कि खुलकर पूछें कुछ भी क्वेश्चन, तभी लेक्चर देने वाले को मजा आता है अपने का।
वरना उनको लगेगा कि ये क्या मतलब, क्या हुआ इस बात को बताने का। तो जो भी बातें आप एकदम पूछना चाहते हैं, है ना। मनीष गोस्वामी जी, मेरे भी एक बहुत अच्छे दोस्त का नाम मनीष गोस्वामी है, और मुझे पता नहीं कि ये कौन से वाले मनीष गोस्वामी आए हुए हैं यहाँ पे अभी, है ना। और अमर जी की बहुत अच्छी आदत है कि हमेशा क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं अमर कुमार जी को इनवाइट करता हूँ कि बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, और तिलक जी बिल्कुल बहुत हर्ष के साथ आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, है ना। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार अमर कुमार जी। सर मैं नॉर्मल ही चीज पूछना चाह रहा था। अभी एक डेंगू के शिकायत हो गया है, समथिंग प्लेट 1 लाख के आसपास आ गया है। उसमें अपना कौन सा सप्लीमेंट दे जो उसको कंट्रोल हो पाए। जी अमर कुमार जी, अगर सप्लीमेंट्स की बात आई है तो इन जनरल बात अभी अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं विश्वास को या और भी कोई लीडर जो इनवाइट करना चाहूंगा, जो कौन से सप्लीमेंट हमारे हैं, जो अभी अभी मैंने बोला कि क्या क्या चीजों से हम अपना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए आर्गेनिन के लेवल को अच्छा रख सकते हैं, उसकी बात करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे नाम लिए थे जो जिनके बहुत सारे सप्लीमेंट हमारे पास में। मैंने मेटाबॉलिज्म की बात की थी, मैंने हम निश्चित डैश रूप से डैश विश्वास को बुलाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है एक बार आप ही से क्वेश्चन पूछ लें, और विश्वास बाद में आके सब चीजें अपने को बहुत बढ़िया से बताने वाले हैं। या फिर पहले विश्वास को बुला लें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लें, तो वो बेटर रहेगा। बताओ तिलक जी क्या करें। कैसे भी कर सकते हैं सर, दोनों ही बात ठीक है। पहले अपन विश्वास को बुला लेते हैं, जिससे कि नॉलेज थोड़ी और बढ़िया हो जाएगी, और उसके बाद में अपन सब लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम द मोस्ट अमेजिंग लीडर विश्वास। उसके बाद अमर जी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसा सर ने बताया कि सर की टॉक से ही मैं सप्लीमेंट्स का कुछ कोरिलेशन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे प्रोटीन, है ना, जो कि 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स एक साथ हम ले पाते हैं न्यूट्रलाइट आल प्लांट प्रोटीन पाउडर। सर ने जो भी एनिमल मीट के थ्रू जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल बताया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में, तो उसके अंदर जो मेजर एक हमें न्यूट्रिशन, अगर उसकी हम थोड़ा सा डिकम्पोजिशन करें तो प्रोटीन जो है वो अच्छी मात्रा में वहां से मिल रहा होता है हमें। तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है जो डायरेक्टली हमारे को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। और इनफैक्ट हम जानते ही हैं कि हर एक हार्मोन के फंक्शन को, ना सिर्फ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, हर एक हार्मोनल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, और सारी जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो अच्छे से काम करती रहे, इनफैक्ट हर एक कोशिका हमारे शरीर के अच्छे से काम करती रहे, उसके लिए जो सबसे सबसे बेसिक न्यूट्रिशन है वो है प्रोटीन। तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स के साथ जो आता है न्यूट्रीलाइट का, दैट इज अ मस्ट टू हैव इन एवरीडे डाइट। और उसके साथ साथ सर ने जो सैल्मन की बात करी थी, तो वहाँ पे डेफिनेटली सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो करीब 300 मिलीग्राम हमारे को रोज का EPA और DHA मिला के हम ले पाते हैं। और इन अ डे करीब 3 कैप्सूल्स तक हम उसके ले सकते हैं। 1 to 3 आर एडवाइजेबल। तो अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 का सेवन भी डेफिनेटली। और वन ऑफ द, हमें जब पता भी नहीं था कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, तब भी हम ये बात बोला करते थे कि भी ओमेगा 3 लेने से मूड अच्छा रहता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट भी करता है। और सारी उसके 23 से ज्यादा यूज है, ना सिर्फ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, 23 से भी ज्यादा बॉडी के अंदर वो रोल परफॉर्म करता है सैल्मन ओमेगा 3। और यहाँ पे एक और जो डाइटरी सप्लीमेंट इस पूरी पिक्चर को अगर कंप्लीट करेगा, वो है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, जो कि अभी डेली प्लस के नाम से अवेलेबल है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि सुन रहा था इनफैक्ट हमारे एक पॉडकास्ट चैनल पे, जो अभी इंडिया का मोस्ट हैपनिंग पॉडकास्ट चैनल है विजन 100। वहां पे सर बता रहे थे कि अगर आपको दिन भर में सारे मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लेने हो, तो करीब मिनिमम 20,000 कैलोरी आपको खानी पड़ेगी। अपनी डाइट से अगर आपको लेने हो तो 20,000 से भी ज्यादा कैलोरी आप लेंगे, तब जाके सारे विटामिन मिनरल आपको मिल पाएंगे, जो कि एक प्रैक्टिकली असंभव बात है ना। तो अगर, और उसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से क्या रिलेशन है, अगेन वही जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अगेन बहुत क्रूशियल है हमारे हर एक सेलुलर फंक्शन के को रेगुलेट करने के अंदर। स्पेशली इसके अंदर जैसे जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं
ये चाहिए बहुत कम कम मात्रा में है हमें, लेकिन अगर ये इनकी डेफिशिएंसीज होती हैं तो इसके लॉन्ग टर्म में बहुत घातक परिणाम होते हैं। और तो ये तीन सप्लीमेंट्स तो बाय डिफॉल्ट एवरीडे हम डाइट के अंदर कई सालों से खुद भी ले रहे हैं, और हमारे हर एक परिचित को, दोस्त को हम बताते हैं कि अगर हम अच्छी सेहत, अच्छी लाइफ स्पैन अगर अपना चाहते हैं तो ये दीज आर 3 बेसिक सप्लीमेंट्स। और उसके अलावा डेफिनेटली और भी कई सारी चीजें हैं, बट डायरेक्टली जो मैं समझ पाया हूँ सर की टॉक से, सर अगर कुछ और मिस हो रहा है तो आप प्लीज ऐड करें। ये 3 चीजें तो मस्ट है फॉर हैविंग अ गुड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। थैंक यू सर। वेरी गुड विश्वास। ये तीनों चीजें बिल्कुल जैसा कि आपने बताया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छे से एचजीएच लेवल के लिए या प्रोडक्शन के लिए भी। बट एक चीज और, जैसा भी मैंने बताया कि हमारा जो लिपोलाइसिस प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, है ना, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो फैट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए चलता है बॉडी के अंदर लगातार। उस प्रोसेस को भी बढ़िया रखने के लिए जो हमारे को बी विटामिन की जरूरत होती है, तो हम एक नेचुरल बी प्रोडक्ट को भी और अच्छे से अगर कंज्यूम करते हैं 1 to 3 टेबलेट अगेन मैं बताना चाहूंगा। ऑल्दो रिकमेंडेड डोज पैक पे आपको शायद कुछ कम भी दिखे सकती है, लेकिन अगर आप 1 से 3 अगर डेली ले रहे हैं तो ठीक है, आप 1 से भी काम चला सकते हैं या 2 से भी काम चला सकते हैं। अगर मल्टीविटामिन की कोई टेबलेट आप नहीं ले रहे हैं तो फिर 2-3 टेबलेट विटामिन बी की जरूर अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। और विटामिन बी के तो अमेजिंग जो रिजल्ट्स हैं, वो विवेक सर खुद अपने पर्स में, मैं जब इनके साथ प्लान दिखाने कहीं जाया करते थे तो हमेशा इनके पर्स में ही रहती थी, और जैसे ही थकान महसूस होती थी तो ये उसको एज ए जूस ग्लास यूज कर लिया करते थे। सो अगेन विटामिन नेचुरल बी के नाम से जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है हमारा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। थैंक यू, ओवर टू सर। थैंक यू सो मच। पिता पुत्र की जोड़ी देखने के अंदर कितना ज्यादा मुझे आनंद आ रहा है, और इसलिए मैंने इनको दोनों को साइड बाय साइड स्पॉटलाइट किया हुआ है आप लोगों के लिए। विश्वास तो हालांकि पापा नहीं बोल रहे हैं, वो तो क्योंकि एकदम प्रोफेशनल चीज को मेंटेन करते हैं, उन्होंने बोला कि सर बताएंगे, ये सर करेंगे। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितने बड़े विजन की बात है ये। कि देखो, जब हम तिलक जी को प्लान दिखाने गए थे तो हम तिलक जी को भी नहीं जानते थे कि तिलक जी कौन है। इनके और हमारे एक कॉमन फ्रेंड के साथ में मैं गया था इनको बिजनेस दिखाने। और विश्वास तो उस समय 12th क्लास के अंदर पढ़ते थे, है ना। तो जो बिजनेस का विजन हम लोग बताते होते हैं कि कैसे विश्वास बाद में यूएस गए, और यूएस जाने के बाद कंप्यूटर इंजीनियर है विश्वास, और वहां जाके एमवे बिजनेस के लिए मोटिवेट हुए। और आप लोगों को जान के एक बहुत जबरदस्त सुखद आश्चर्य होएगा कि विश्वास और अभिलाषा यूएस जो लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, वहां से इंडिया इसलिए आए कि आप अमेरिकन ड्रीम को इंडिया के अंदर रहकर पूरा कर सकते हो अगर आप एमबीए बिजनेस बिल्ड करते हो तो। क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ में रह के, इंडिया के अंदर रह के अमेरिकन इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको फैमिली को छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, अपनों के बीच के अंदर रहते हुए। तो जब ये विजन वहां से आया और ये बिजनेस करने के लिए आए, और आज कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कितनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, और कितने सारे लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पैसा तो बहुत ज्यादा जनरेट हम सबको करना ही करना है, लेकिन पैसा जो, जैसा हमेशा अपन सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तिलक जी के मुंह से बहुत बार सुना है कि मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ हेल्पिंग पीपुल। आपने कितनी वैल्यू ऐड की है लोगों की जिंदगी में, उसी से ही आपको पैसा आना एकदम तय होता है। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी सप्लीमेंट्स के बारे में। और यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि 3 चीजें बताई, जैसे कि बिल्कुल विश्वास की बात मुझे बहुत टच करी कि हमारे को तो मालूम भी नहीं था कि क्या हार्मोन्स, कौन सा ग्रोथ हार्मोन और कौन सा कैसा हार्मोन। हमारे को तो मतलब ये होता है कि हम लोग एकदम स्वस्थ रहें, है ना, एकदम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक रूप से रहें, सोशल रूप से रहें, चारों सब तरीके से हम लोग स्वस्थ रहें। तो उसके लिए हम लोग जो हमेशा हेल्थ की बात करते हैं, तो उसके अंदर यही बात करते हैं कि जो ये 3 प्रोडक्ट हैं ये एकदम बहुत औसम है। और मुझे अभी बड़ा अच्छा लगा कि ये एचजीएच के अंदर भी उन 3 प्रोडक्ट्स के बारे में विश्वास ने बताया। प्रोटीन डेली ओमेगा, पीडीओ, प्रोटीन डेली ओमेगा। तो हमने तो इसके बारे में एमवे के अंदर कई जो है ना फेमस डायलॉग्स हैं एमवे के अंदर, कि अगर आप ओपीडी से दूर रहना चाहते हैं तो आपको पीडीओ लेना है। आउटडोर पेशेंट नहीं बनना चाहते हैं, ओपीडी से दूर रहना चाहते हैं, तो पीडीओ का निरंतर सेवन कर रहा है। और पीडीओ के यूज करने से हम ना सिर्फ अपना बल्कि पीढ़ियों का स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया कर देते हैं। क्योंकि डीएनए तो आगे से आगे ट्रांसफर होता है, तो डीएनए तक पे जाकर काम करते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। एक खुद हमने डॉक्टर से सुना है, डॉक्टर हरभजन सिंह ब्रैच जो हमारे क्राउन है उनसे सुना है कि जो हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं वो सेलुलर लेवल के ऊपर जाके इवन डीएनए तक को अच्छा करते हैं। यानी कि पीडीओ का जो सेवन है, पीडीओ यानी प्रोटीन डेली ओमेगा का सेवन जो है, वो पीडीओ के स्वास्थ्य को तय
करता है। और साथ के अंदर हमने ये देखा कि जो प्रोटीन डेली ओमेगा है, जैसे सर ने बताया, तिलक सर ने, कि नेचुरल बी, तो मुझे भी कोई पुरानी याद आ गई। मैं तो बिल्कुल भूल के बैठा हुआ था कि मैं पर्स के अंदर नेचुरल बी रखता था, लेकिन सर ने बताया तो मुझे बिल्कुल याद आ गया, है ना, कि वो नेचुरल बी जो होती है, जैसे हमारे शेर मोहम्मद भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, दीवाने हैं वो इस प्रोडक्ट के। वो ये कहते हैं कि भैया, था आपको। हैं बोलने वाले थे अभी आप, देखो आपका हाँ नाम बोल जी, दिया, जबकि मुझे आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हो कहीं पे भी, क्योंकि मैंने सेटिंग ऐसी हुई मैं हुई काम कर रहा है। हूँ पर पूरा सुन रहा हूँ। ऊपर मुझे तो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ हरीश जी हमेशा फुल्ली मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये श्याम लीजिए। सुंदर जी दिखाई दे रहे हैं, शांति दीदी का पंखा दिखाई दे रहा है, और अनिता सिरीन जी का भी पंखा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैंने अभी वो वाला व्यू नहीं किया हुआ, स्पॉटलाइट वाला व्यू किया हुआ है। लेकिन बात को वापस से बढ़ावे हैं, तो नेचुरल बी जो है, बी कॉम्प्लेक्स, है ना, वो हमारी इतनी बढ़िया टेबलेट है कि तुरंत, इसको बोलते भी बी कॉम्प्लेक्स को एनर्जी विटामिन है, तो तुरंत लेते ही जो कितनी भी थकान होती है वो दूर हो जाती होती है, कितनी भी फिजिकल मेंटल थकान जो होती है वो दूर होती है। लेकिन जो नेचुरल बी है, वो विटामिन बी जो है वो हमारी डेली प्लस के अंदर भी है, यानी ओवरलैपिंग बेनिफिट हो गए। आपके पास में विटामिन बी भी आपने ले लिया, उसकी अगर डेली ले ली, तो डेली के अंदर विटामिन बी भी आ गया, लेकिन ए और सी भी आ गए, जो ए और सी जिसके अंदर विटामिन बी के अंदर नहीं थे। या फिर कैल्शियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया, आयरन भी आ गया, 13 विटामिन 11 मिनरल आ गए। लेकिन नेचुरल बी स्पेशल हो गया कि खाली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आया। लेकिन प्रोटीन, डेली और ओमेगा, इन तीनों के कोई भी ऐसे ओवरलैपिंग बेनिफिट नहीं है। ये 1+1+1 111 है ये। इनका कोई ओवरलैपिंग बेनिफिट नहीं है। जो काम प्रोटीन करता है वो डेली नहीं कर सकती, जो डेली करती है वो प्रोटीन नहीं कर सकता, जो ओमेगा करता है वो प्रोटीन नहीं कर सकता, डेली नहीं कर सकती। तीनों यूनिक हैं और मिलके अपने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। अब हमारे निशा, जो जबरदस्त डायनेमिक लीडर हैं, वो तिलक जी से क्या पूछना चाहती है। मोस्ट वेलकम निशा। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू वेट फॉर इनवाइटिंग। एक्चुअली मेरा ये दो क्वेश्चन है, अभी अभी मेरे को अभी अराइज हो गया एक्चुअली। कि पहला क्वेश्चन तो ये था कि तिलक सर ने जो बताया कि भाई आपके इंसुलिन के साथ में वो एंटी चलता है, तो जिनको ऑलरेडी इंसुलिन राइज है, यानी कि जिनको डायबिटीज हो चुका है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि उनके ऑर्गन फेलियर्स का बहुत ज्यादा कंडीशन होता है, इस कारण से उनकी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो जो हम इन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो क्या जो प्रोसेस उन्होंने बताया कि इंसुलिन को कम रखने का, तो वो सिर्फ हेल्दी पर्सन जो, या फिर जो मतलब इंसुलिन जिनका भी पास में है राइज होने के, उन्हीं पर काम करता है, या जिनका ऑलरेडी इंसुलिन बढ़ा हुआ है और जो मेडिकेशन पे चल रहे हैं, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा प्रोसेस पूरा हेल्दी रखने का? फर्स्ट थिंग ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मेरा जो ये है कि जो हम, एक टर्म आता है हाइपर विटामिनोसिस, है ना? हाइपर विटामिनोसिस का एक टर्मिनोलॉजी आती है, और उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में जब बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट में अगर वाइटामिन हो जाते हैं, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो अभी जो हमारे डेली प्लस आई है, वो 100% आरडीए के ऊपर बोली जा रही है। तो उसके अंदर, और फिर हम विटामिन बी भी अगर एक्स्ट्रा अगर हम लेते हैं, तो क्या वो चीजें क्लैश नहीं करती हैं, या हाइपर विटामिनोसिस की तरफ हमें नहीं ले जाती हैं? तो इस चीज को हम लोग कैसे डील करें? अगर किसी कस्टमर जो थोड़ा बहुत नॉलेज अगर रखता हो, तो उसको किस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करें? तो दिस वाज माय क्वेरी। थैंक यू निशा जी, आपने वो क्वेश्चंस पूछे जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट मन में तो होंगे, लेकिन पूछने के लिए हिम्मत नहीं दे रहे थे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, तो जो विटामिन का लेवल, आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा उसी की बात करते हैं। ज्यादा होने के जो आपने डर जाहिर किया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन बी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और डेली के अंदर जो विटामिन बी है वो भी वाटर सॉल्युबल ही विटामिन है। और ऑल्दो ये सप्लीमेंटेशन के तौर पे होते हैं, ओवरऑल आपकी पूरी डाइट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। आरडीए की रिकमेंडेशन जो है वो सप्लीमेंटेशन के तौर पे क्या है, वो डोज इसके अंदर होती है, ना कि हमारी डेली की नीड के मुताबिक इसके अंदर डोज होती है। तो नॉर्मल जो डाइट है, खासतौर से हम इंडियंस की, उसके अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है, और होती भी है तो पर्टिकुलर कुछ टाइप के फ्रूट या कुछ टाइप की वेजिटेबल रेगुलर हमारी डाइट का पार्ट होती है। तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स से हम अपने आप को, मतलब उन लेवल्स को अच्छा रख नहीं पाते हैं। तो पहली बात तो एक्सेस होने का कोई चांस ही नहीं है इंडियन डाइट्स के अंदर। और अगर फिर भी ऐसा कुछ होता भी है, तो दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन है डेली के अंदर जो है, बी वो भी, और जो हम नेचुरल बी ले रहे हैं वो भी। बेसिकली विटामिन बी इटसेल्फ है वाटर सॉल्युबल विटामिन ही है। तो अगर एक्स्ट्रा हो भी गया, तो जो टॉक्सिक लेवल है
उस पे पहुंचने से पहले ही बॉडी उसको फ्लश आउट कर देती है। और जो आपने इंसुलिन को लेके बात पूछी, उसकी बात सिर्फ इतनी है, बॉडी ये नहीं जानती कि आप मेडिकेशन पे हैं या क्या है। बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इट मींस ऑटोमेटिकली मैसेज जा रहा है कि एचजीएच लेवल हाई नहीं रखना है। क्योंकि एचजीएच लेवल अगर हाई रहेगा और इंसुलिन लेवल भी हाई रहेगा तो बॉडी कंफ्यूज रहेगी कि अभी ये ग्रोथ का टाइम चल रहा है या क्या यूटिलाइजेशन का टाइम चल रहा है। तो उन दोनों एंगल से इंसुलिन का लेवल जो है कंट्रोल में रहना है ना। बेसिकली डायबिटीज के केस में डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हैं, पैरेलली वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से जो इंसुलिन का लेवल हाई चल रहा है बॉडी के अंदर, उसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। तो दोनों चीजें आपस में मिल के काम कर रही होती हैं। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर तो एचजीएच ऑटोमेटिकली डाउन रहता है। इसी वजह से हम क्या देखते हैं, हम कहते हैं ना कि जो डायबिटीज है वो दीमक की तरह से अंदर के अंदर बॉडी को खाती है। तो अंदर के अंदर आपकी जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का प्रोसेस है उसको रोक देती है। क्यों? कि एचजीएच सही नहीं। एचजीएच का मतलब क्या है? ह्यूमन ग्रोथ। ग्रोथ किसी भी चीज का ग्रो होना किस चीज पे डिपेंड करता है? उसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और उसके अंदर जो प्रोसेस है एनलार्जमेंट का या ग्रोथ का, वो चलता रहना चाहिए ना। तो वो नहीं चल पाता है क्योंकि इंसुलिन लेवल हाई रहता है। तो यहाँ पर जैसे इंसुलिन लेवल हाई रहेगा तो एचजीएच का लेवल लो होना ही होना है। इसीलिए हम डायबिटिक पर्सन को सलाह भी देते हैं कि आप अपनी डाइट के अंदर अच्छा सा प्रोटीन रखिए, अच्छे से विटामिन वगैरह के लेवल मेंटेन करिए, है ना। ओमेगा 3 की नीड हम उनको बताते हैं, और मेटाबॉलिज्म विटामिन बी की। बेसिकली अगर डायबिटीज का केस है तो कौन सी मुख्य चीजें? पीडीओ और विटामिन बी, फाइबर, और अभी अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात साथ में करें तो मधुनाशनी। यही तो वो प्रोडक्ट है जो हमारे को डायबिटीज के केस में चाहिए होते हैं, या वो नीड है जो बॉडी को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन की नीड बॉडी की होती है डायबिटीज के केस में। तो ऐसा नहीं है इंसुलिन लेवल हाई है तो फिर, या इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर है तो एक ही बात हुई, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो लेवल हाई चलेगा ही चलेगा। ऐसे में फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अपने आप ही बॉडी डाउन कर देती है। तो जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल जिस पर्टिकुलर एज में रहना चाहिए वो अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? बॉडी अपने आप को डिटेरियोरेट करेगी, बहुत सारे ऑर्गन अंदर के अंदर डैमेज होते चले जाएंगे और पता भी नहीं लगता। क्योंकि हम देखते हैं डायबिटीज में कब ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ गया, किडनी चली गई, आंखें चली गई, ये सारे किस लिए होते हैं? क्योंकि एचजीएच का मामला सारा गड़बड़ा चुका होता है। आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी निशा जी। निशा जी की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि बात उनको काफी अच्छे से क्लियर हुई है, लेकिन हमारे पास में टाइम की काफी लिमिटेशंस रहती हैं, क्योंकि लेकिन हेल्थ सेशन के अंदर हम 5-10 मिनट ज्यादा ले सकते हैं जिससे कि लोगों की क्वेरीज रहे। जनरली हम अपनी जो डेली पेज मीटिंग होती है उसको बिल्कुल किसी भी हालत के अंदर 9:32-33 से ऊपर नहीं जाने देते होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी क्वेश्चंस के जवाब देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे तिलक जी मैं एक छोटी सी बात से आपसे डिफर करूंगा, क्योंकि सारे लोग अपने ही लोग बैठे हुए हैं, तो सबके एकदम जैसे घर के अंदर बैठते हैं वैसी बात है। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो है वो एक्सेस विटामिन इंडियन डाइट से होने का तो कोई चांस है ही नहीं। और जो अपन ने डॉक्टर वाली किताब भी पढ़ी थी, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू, उसके अंदर ज्यादा चीजों के ट्रीटमेंट के बारे में तो हाई डोजेज ऑफ विटामिन मिनरल्स की बात ही वो लोग वहां पे करते हैं। वो कहते हैं नॉर्मल डोज तो एक मेंटेन करने के लिए है। तो वो सारी बातें आपने एकदम सही बताई थी। लेकिन आपने कहा था कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस सप्लीमेंट्स की हैं, तो ऐसा नहीं होता। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस तो डाइट की ही है। डाइट के अंदर जो कमी रह जाती है उसी को सप्लीमेंट से पूरा किया जाता है। जो भी आरडीए देती है गवर्नमेंट, वो कहती है कि एक ह्यूमन बॉडी को कितना विटामिन, कितना मिनरल्स, कितना प्रोटीन, कितना सब चीज चाहिए, वो आरडीए है। अब वो आरडीए जितना है वो अपन अपने खाने से नहीं खा पाते। मुझे 100 में से 36 नंबर लाने हैं, लेकिन मैं नहीं ला पाता तो सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो सप्लीमेंट्स की जरूरत उसको पूर्ति करने के लिए होती है। लेकिन अगर आपकी जो निशा का क्वेश्चन था कि डेली के अंदर ही पूरी आरडीए जितनी ही आ गए विटामिन मिनरल्स, तो ये शुरुआत के अंदर एफएसएसआई के साथ में क्वेश्चन आया था, तो हमारी डेली के विटामिन मिनरल्स काफी घटा दिए गए थे। लेकिन अब वो एकदम कन्विंस हो गए हैं हम सब लोगों की बात से, तिलक जी भी इस बात से कन्विंस हैं कि वो कन्विंस हो गए कि अगर पूरी आरडीए जितने की अगर 4 गुना टेबलेट भी ले लोगे ना आप, तो भी एक्सेस विटामिन मिनरल्स नहीं जाने वाले होते हैं। अगर एक जना एक दिन के अंदर 4 डेली भी खा लेगा ना, है ना, 4 गुना आरडीए से, तो भी उसको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरे को कंफ्यूजन हुआ हो सकता है, या तिलक जी इसके बारे में कहें कि बोला कि सप्लीमेंट्स की आरडीए मेरे हिसाब से नहीं होती। मुझे लगता है आरडीए तो पूरी जो एक बॉडी को चाहिए वो आरडीए।
क्या कहना चाह रहे हैं तिलक? बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही था कि जो आरडीए लिखा रहता है सप्लीमेंट्स के ऊपर, वो सप्लीमेंट्स के मुताबिक जो सप्लीमेंटेशन की नीड है उसके मुताबिक होता है। जब हम कहते हैं कि आरडीए की इतनी परसेंट रिक्वायरमेंट है और इस सप्लीमेंट में इतना परसेंट है, तो वो उसको डाइट के साथ में, जो नॉर्मल इंडियन डाइट के साथ में बैलेंस करके ही माना जाता है कि भाई इतना सप्लीमेंटेशन की नीड है, इसलिए इसमें इतना डाला गया है। ठीक है जी, अब हमारे नीता चंद्रकांत जी का हैंड बहुत देर से रेज है, तो प्लीज हेल्प मी वेलकम शानदार हमारे प्लेटिनम लीडर चंद्रकांत जी को। मुस्कुराते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो वेलकम चंद्रकांत जी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू तिलक जी, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन आपने आज शेयर की। मेरे को एक छोटा सा डाउट ये था तिलक जी कि अभी जैसे निशा जी वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी का ही मतलब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि डायबिटिक पेशेंट जो होगा उसके अंदर इंसुलिन का लेवल हाई कैसे होता है? डायबिटिक पेशेंट्स को तो इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है क्योंकि इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाती उनकी बॉडी, जिसकी वजह से शुगर लेवल इतने हाई हो जाते हैं। तो डायबिटिक ये पेशेंट में इंसुलिन लेवल हाई कैसे हुआ? जी जी, ये एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि गलत फहमी सी रहती है कि डायबिटीज है तो इंसुलिन नहीं बन रहा या कम बन रहा। वो स्थिति भी होती है, लेकिन बेसिकली उसके सबके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल चीज होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जब लगातार लगातार बना रहता है तो इंसुलिन बॉडी के अंदर बनना कम या बंद सा हो जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम बात करें तो इंसुलिन का लेवल हाई है, इसका मतलब इंसुलिन बॉडी के अंदर यूज नहीं हो पा रहा है। यूज नहीं हो पा रहा इसलिए रेजिस्टेंस है। तो यूज नहीं पा रहा तो जिस लेवल पे इंसुलिन रहना चाहिए उससे ज्यादा बॉडी के अंदर, चाहे वो बॉडी ने खुद ने बनाया है और चाहे वो आपने इंजेक्शन के जरूर थ्रू लिया है या कोई मेडिसिन के थ्रू लिया है, लेकिन कंपेरेटिवली जो लेवल बॉडी के अंदर जिस स्टेज पे रहना चाहिए उससे वो ज्यादा चल रहा होता है। इसीलिए डायबिटीज के केस में फिर होता क्या है कि बॉडी को ये लगता है कि इंसुलिन लेवल हाई है और वो हमारी नीड के मुताबिक बेसिकली यूज नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए हम बाहर से ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी उसको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए दे रही है, वो जो लेवल होना चाहिए यूटिलाइजेशन के बाद में, रेगुलर या रेगुलर यूटिलाइजेशन के साथ में, उससे ज्यादा चल रहा होता है। इसीलिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उस समय फिर कम होना शुरू हो जाता है। तिलक जी ने बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा चंद्रकांत जी ने कि इंसुलिन जो है वो अगर हाई है तो इंसुलिन, तो ऐसा लगता है ना, तो यहीं पे वो क्वालिटी और क्वांटिटी की बात आ रही है चंद्रकांत जी। जो अपन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर पढ़ते हैं ना, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर तो ये होता है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो बाहर से इंसुलिन अपन को देना होता है। टाइप 2 डायबिटीज यही है, और ज्यादातर लोगों को यही होती है कि इंसुलिन को, जैसे अपने को इस वाले टॉपिक से पहले डायबिटीज को समझने का टॉपिक रखना चाहिए था, तो बात चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती। जिसको कि हम एक ताला चाबी के कंसेप्ट से देखते हैं कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का यूज कराएगा। ग्लूकोज जब जाएगा सेल के अंदर, तो इंसुलिन उस सेल के ऊपर लगे हुए ताले की चाबी है एक तरीके से। तो चाबी तो है हमारे पास में, चाबी की कोई कमी नहीं है, लेकिन चाबी पे जंग लगा हुआ है, तो ताला ढंग से खोल नहीं पा रही है। तो इतनी देर के अंदर ग्लूकोज बॉडी के अंदर, इसको हम जब कभी डायबिटीज पढ़ेंगे ना किसी दिन, तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बहुत अच्छे से तिलक जी ने एक्सप्लेन किया, और चंद्रकांत जी को क्लियर भी हुआ होगा, क्वेश्चन भी बहुत जी अच्छा था। जी और भैया, अमर जी थैंक के क्वेश्चन का अगर आप और जवाब दे दें तिलक जी। अमर जी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, अगर याद है आपको, या अगर अमर जी वापस से, वो तो कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में पूछ नहीं रहे नहीं थे। हम्म। जी, वो डेंगू के केस में सप्लीमेंट के बारे में पूछ रहे थे, सो ये हमारे सेशन का पार्ट नहीं था, इसलिए मैंने कहा था अलग से बात कर लेंगे। अदरवाइज सप्लीमेंटेशन की बात करें तो डेंगू में अगेन वापस प्रोटीन और जो हमारा आयरन है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बाकी सप्लीमेंट के तौर पे अगर साथ में विटामिन, मल्टीविटामिन टैबलेट चलती है और ओमेगा 3 चलता है तो बहुत ही अच्छा फायदा रहेगा। क्योंकि डेंगू के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस का इश्यू भी रहता है, तो विटामिन बी की अगर उस समय एक्स्ट्रा डोज भी ली जाए तो आई थिंक वो भी ज्यादा हेल्प करेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अमर जी को भी अपने क्वेश्चन का जवाब मिला, और अभी हमारे पास 1-2 मिनट और हैं, क्योंकि ये हेल्थ सेशन है। तो किसी भी और व्यक्ति का भी कोई क्वेश्चन है, अभी चंद्रकांत जी ने तो एक बार पूछ लिया है, तो किसी और को पहले मौका मिलेगा। हाँ, प्रीति एंड भरत सेन जी, बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ था इन्होंने, तो भरत जी यू आर मोस्ट वेलकम। उसके बाद नीता को वापस से मौका देंगे, है ना। नमस्ते सर। हाँ जी। सर मेरा ये प्रश्न था कि जैसे फाइबर लेते हैं अपन लोग भी, जैसे इंसुलिन की, ग्लूकोज की कंट्रोल की बात हो तो फाइबर उसमें रोल अदा करता है। तो फाइबर हमें लेना कब चाहिए? मॉर्निंग में लेना चाहिए या नाइट में लेना चाहिए? ये प्रश्न था। जैसे नाश्ता करते ले लें या लंच में लें या डिनर में लें, कब फाइबर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है तिलक जी, बढ़िया से भी आपको जवाब देंगे। वेलकम तिलक सर। देखिए भरत जी, फाइबर का हम यूज किस तरह से करना चाह रहे हैं? फाइबर हमारे पास में दो तरह से
बल्कि मैं ये कहूँ कि 3 तरीके से यूज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम फाइबर को प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के रूप में यूज लेना चाह रहे हैं, या हम उसको एक एज ए लैक्सेटिव यूज लेना चाह रहे हैं, और या फिर हम उसको एक वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट के तौर पे लेना चाह रहे हैं। तो तीनों ही केस में यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम प्री और प्रोबायोटिक के रूप में लेना चाह रहे हैं तो अपने को खाने से, चाहे वो हम रात के खाने के अंदर ले रहे हैं, चाहे दोपहर में ले रहे हैं, चाहे नाश्ते के अंदर ले रहे हैं, खाने से आधा घंटा पहले लेना होगा, है ना। और अगर हम उसको वेट मैनेजमेंट के तौर पे लेना चाह रहे हैं तब भी हमको करीब करीब आधा घंटा पहले ही उसको यूज करना होगा, ताकि एक फुलनेस की फीलिंग रहे और कम खाना हम खा पाए। और अगर हम उसको एज ए लैक्सेटिव यूज कर रहे हैं तो फिर हम खाने के बाद में भी उसको ले सकते हैं। जैसे कि हम खाने के साथ में या खाने के बाद में फ्रूट्स के थ्रू फाइबर लेते हैं, वैसे ही हम ये हमारा जो वाटर सॉल्युबल फाइबर है उसको खाने के बाद में भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब फाइबर लॉन्च हुआ था उस समय खाने के बाद का ही यूज इसका बताया जाता था, क्योंकि उस समय एज ए इसको हम जो है वो लैक्सेटिव या मतलब कॉन्स्टिपेशन और इन सब चीजों को रिलेट करते हुए चलते थे। लेकिन अभी जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का यूज हमारे को समझ में आया, उसके साथ में इसका यूज करने का पैटर्न एक अलग तरीके से काम करता है। डायबिटीज के केस में भी आप फाइबर को, जो अभी मैंने बताया, यूज करना है, वो इसीलिए करना होता है कि फाइबर एक जस्ट लाइक फिल्टर की तरह से बीच में या बैरियर की तरह से काम करेगा। ग्लूकोज को बॉडी के अंदर इंस्टेंटली रिलीज नहीं होने देगा, उसकी रिलीज होने की स्पीड को स्लो कर देगा। सो इस तरीके से फाइबर को आप अपनी जरूरत के मुताबिक अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें अपन बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब अपन पहले डायबिटीज डिस्कस करेंगे, तो उस समय बहुत बढ़िया से आएगा। फिर तिलक जी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे नीता से। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं बस तिलक सर से ये बात करना चाह रही थी कि पहले जब हम बात किया करते हैं तो हम बताते हैं कि सुबह को नाश्ता अर्ली होना चाहिए। जैसे सर तो बहुत ज्यादा इसको एडवोकेट रहे हैं, मैं हमेशा सोचती हूँ मैं 2 घंटे बात करती हूँ तो 2 घंटे के अंदर में कर लेना चाहिए। तो उस समय बताते ये है कि इंसुलिन बहुत ज्यादा हाई होता है उस समय आपकी बॉडी के अंदर, तो आप जब खा लेते हैं तो जो है मतलब कई सारी चीजों में, जैसे हम माइग्रेन वगैरह भी किसी को होता है प्रॉब्लम, तो हम उनको जैसे सुबह अर्ली मतलब नाश्ते की वो एडवाइस देते हैं। तो जब एचजीएच से आप बता रहे हैं कि इसका इतना ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन है सर, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स की अगर अपन बात करें तो विच शुड वे बेटर, मतलब विच इज द बेटर ऑप्शन, कि हमें नाश्ता लेट ही करना चाहिए कि एचजीएच बढ़ेगा, और या फिर हमें जो है उसको मतलब जल्दी कर लेना चाहिए सो दैट हमारी ग्रोथ वैसी अच्छी हो। बच्चों को भी अर्ली नाश्ते की बात ही करते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रोडिक्टरी है या मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा जो गहराई से अपने को समझने की जरूरत होगी। पहली बात तो अगर हम सवेरे नाश्ता नहीं करते हैं तो उस समय हमारा इंसुलिन लेवल कोई हाई नहीं होता है। चूंकि पूरी रात की फास्टिंग होती है तो सवेरे तो इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा लो होता है। हम सवेरे जो अच्छे नाश्ते की रिकमेंडेशन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि बॉडी को उठते ही सुबह एक अच्छे से प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आपको उस समय नाश्ते के अंदर रिच प्रोटीन चाहिए होता है, और प्रोटीन के पैरेलल अगर हम डाइट के अंदर जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करते हैं तो विटामिन और मिनरल्स का अच्छा इंटेक रहता है, तो फिर प्रोटीन का यूटिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर और भी बेटर तरीके से हो पाता है। और जब एचजीएच की बात आती है यूज की, तो 85% एचजीएच रात भर में प्रोड्यूस हुआ होता है। और अगर आपने सवेरे ही जैसे नाश्ता किया और इंसुलिन के लेवल को झटके से ऊंचा कर दिया तो उस समय फिर एचजीएच का यूज नहीं हो पाता, दैट्स ऑल। बस ऐसा कुछ नहीं है कि एचजीएच का प्रोडक्शन बंद हो गया या एचजीएच का कोई नुकसान हो गया। एचजीएच जो रात भर में प्रोड्यूस हुआ था वो यूज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है। तो अगर एचडीएस का यूज हम बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम कोशिश कर मतलब ये ट्राई भी करके देख सकते हैं कि नाश्ता ना करें, और एचडीएस का जो रिजल्ट है वो अपन नोटेबल तरीके से ले सकते हैं। मैं तो ये सब एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकली बॉडी के अंदर इनका क्या इम्पैक्ट होता है बाकायदा फील भी होता है। सो ये नहीं है कि रात भर में हमारा इंसुलिन लेवल हाई है इसलिए हमको नाश्ता करना होता है। रात भर में हमारा इंसुलिन लेवल तो बल्कि एकदम लोएस्ट रेंज पे चला जाता है। थैंक यू सर। मैं तो 11 बजे नाश्ता करती हूँ तो हर बार सोचती थी सर सोचेंगे 2 घंटे में करना होता है, और मैं ना हर बार लेट ही कर रही होती हूँ, तो शायद आप देखो, एचजीएच आपसे क्लियर हो गया कि आप एकदम खुश रहते हो, तो वो एचजीएच के कारण से रहते हो, नाश्ता लेट करते हो तो एचजीएच बढ़ावा रहता है ना। बहुत अच्छी बात है। तो डोंट, मतलब हम सबको बहुत अच्छा नॉलेजेबल बनना है, लेकिन नॉलेज के अंदर स्टक नहीं होना है। बेसिकली नॉलेज इज टू हेल्प अस टू मूव अहेड, इट्स नॉट देयर। लेकिन होता क्या है कि शिक्षाएं आदमी की लिमिटेशंस बांध देती हैं और फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाता होता। तो शिक्षा का एक अच्छा भी मतलब है, और शिक्षा का मतलब ये भी नहीं है कि इतने ज्यादा ही शिक्षित हो जावे कि फिर कुछ, मतलब जिसको जितना ज्यादा अगर आपको रूल्स का ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप धरती आपका पेन ही नहीं चलेगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बोलते हैं कि अगर ज्यादा नॉलेज होगी तो फिर ये एक ही साइन नहीं करेगा, कि अधिकारी साइन ही नहीं करता है ये।
तो ये तो चलो मजाक की और सब अच्छी अच्छी बातें हुई, तो बहुत बढ़िया। तिलक जी को अब वापस सब लोग हम बहुत जबरदस्त थैंक यू बोलेंगे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, और बहुत विश्वास को भी थैंक यू बोलेंगे, और सब लोगों को थैंक यू बोलेंगे। और आज की स्टोरी कौन सुनाएगा, जिससे कि अपन आज की मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, है ना। और कल वापस से हम पेस मीटिंग करेंगे। और अब आप लोगों ने याद कर लिया होगा, कल के मार्क्स दे दिए होंगे, और आज के मार्क्स इसके बाद में आपको देने का समय है। सब लोग 9 कोर स्टेप्स अपनी शीट भर ही रहे हैं, मुझे पक्का पता है। और ये सारा का सारा सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ है सब कुछ, है ना। नो बॉडी इज योर बॉस, नो बॉडी इज एनी बॉडीज बॉस। तो आज की स्टोरी कौन सुनाने वाला है फटाफट? सर मैं सुना देता हूँ, योगेश कुमार। योगेश जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। तो एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा के पास एक आदमी आया, और वो बकरे को लेकर आया, और राजा को बोला कि बकरे का जो पेट भर सकता है, जो राजा को बोला कि बकरे का जो पेट भर सकता है, तो उन्हें बोला ऐसे बकरे, तो मैं राजा ने बोला कि ऐसे बकरे, कई बकरों का मैं पेट भर सकता हूँ। तो उसने मंत्री को बोला कि जा इसको जो खाना है वो खिला दे। तो वो लेके गया, और फिर उसने खाना, उसको बकरे को खाना खिला दिया। और बकरे को खाना खिलाने के बाद तो राजा ने पूछा इसका पेट भर गया? तो कि हाँ सर, इसका पेट तो भर गया। तो वो राजा ने उसके पास और घास रखी, तो वो घास भी खा गया। तो ऐसे ऐसे करते वो हैरान हो गया। तो उसने फिर और लोगों को बोला कि इसका जो भी पेट भरेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो उसने ऐसे ऐसे सब एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन तो भी राजा जब घास रखता था तो वो खा जाता था बकरा। तो एक दिन राजा के पास एक ऐलान कर दिया कि वो हैरान हो गया, थक गया कि भाई ये बकरा तो मैं सामने घास रखता हूँ तो भी खाता है। तो फिर उसने एक ऐलान कर दिया कि आप जो भी इस बकरे का पेट भरेगा उसको मैं आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। तो एक बुढ़ा सा दुबला पतला आदमी आया, और उसने कहा कि सर, राजा जी ये बकरा मुझे दे दीजिए, मैं इसका पेट भरूंगा। तो क्या तेरा खुद का पेट भर नहीं सकता है, और तू के इस बकरे का कैसे पेट भरेगा? तो राजा से विनती की, सर एक बार ये तो दीजिए सर बकरा, मैं इसका पेट भर दूंगा। तो वो लेके गया, तो राजा ने बोला जाओ लेके जा इस बकरे को। तो वो लेके गया, एक दिन रखा, 2 दिन रखा, और 4 दिन तक उसको खाना ही नहीं दिया। तो फिर सब चौथे दिन जब राजा के दरबार में गया, और पूरी प्रजा और राजा को इंतजार था कि बकरे का पेट भरा कि नहीं। तो बकरे को के सामने घास रखी, तो राजा आश्चर्य में हो गया, और प्रजा भी आश्चर्य में होगी कि यार इसने आज घास खाई क्यों नहीं। तो राजा ने बोला कि राजा ने उसको आदमी को पूछा, बूढ़े आदमी को, कि यार तूने ये ऐसा कैसे कर दिया? और प्रजा भी खुश हो गई कि यार इसने आज खाना नहीं खाया। तो फिर उसने, बुड्ढे ने बोला कि इसका पेट भरा क्यों नहीं के? तो उसने बोला कि मैंने इसको 3 दिन तक खाना नहीं खिलाया। तो क्या बात करते हो, 3 दिन तक खाना नहीं खिलाया? जब मैं इसके सामने घास घास नहीं खाई, तो वो उसने घास नहीं खाई, तो उसने, तो हमारा भी इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारा भी मन बकरे बकरे जैसा है। जब बकरे, एक बकरा है, मन मन करता है कि सुबह लेट लेट उठूं मैं, और सुबह में आराम से उठूं, ये भी हम मन में करता है कि, लेकिन हमारा मन एक बकरा है। तो वो, तो हम इससे अभी हम ये शिक्षा मिलती है, आई वांट टू क्लिक हैव टू स्टिक। यानी उसके पास एक छड़ी थी जो उससे वो मारता रहता था, इसके कारण वो उसने, तो हमारे पास भी कि आई हैव टू टेक स्टिक। आपका भी मन एक्सरसाइज करता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन हमें अपनी गुड आदतों पर स्टिक रहना है। आपको सिगरेट पीने का मन करता है और ले लो, लेकिन अपने मन को स्टिक रखेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। और जैसे घर बैठ गए और उसमें सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी हो रही है, लेकिन हमें अपने डेली शेड्यूल पर स्टिक रखना है। डेली शेड्यूल पर स्टिक रखना है, इन चीजों पर आकर अगर डेली रूटीन पर स्टिक होकर अपन काम करेंगे, तो ये यू हैव स्टिक काम शुरू किया है तो हम आधा नहीं छोड़ सकते। और हमें यू हैव स्टिक होना चाहिए, यानी 1 टाइम मोर
easy time or one time more every time. Thank you, sir. थैंक यू योगेश जी। मुझे आपके मैसेजेस बहुत ज्यादा अच्छे लगे। स्टोरी मुझे समझ में नहीं आई, बाद में आपसे समझूंगा, है ना, लेकिन मैसेजेस मुझे काफी समझ में आए, तो मुझे अच्छे लगे सारे मैसेजेस। और बाकी सबको अच्छी स्टोरी समझ में आई होगी, मैं आपसे अलग से समझूंगा, है ना। और थैंक यू वेरी मच, है ना। गुड नाइट एवरीवन, सी यू Good टुमारो night. मॉर्निंग। Go Camp. Thank you everybody. Good night. Okay. गो कैम एक साथ बोलोगे तो मजा आता है, एंड बिटवीन एंड Go दबा। Cam. Go Cam. Go Cam. गो कैम, गो कैम। Go Go Cam. Camp. Go Cam. Go Camp. Go Cam.